नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आजकल इस मामले को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और बहुत सारे एनालिस्ट ये चिंता जता रहे हैं कि क्या भारत भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। भारत ने जो भारी भरकम 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, क्या भारत इसको चुका पाएगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भारत भी पाकिस्तान की तरह एकदम कर्ज के बोझ तले डूब जाएगा। आज के सेशन में विस्तार से आपको बताऊंगा। विपक्ष ने सरकार से प्रश्न किया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आप भारत की इकोनॉमी पर आप हमें एक वाइट पेपर दीजिए कि आपने जो इतना लंबा चौड़ा कर्ज उठा रखा है ये आपने कहां से उठाया है और इस पैसे का आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी भूमिका आपको बताना चाहता हूं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1948 से लेकर के 2014 तक आप जानते हैं टोटल 66 ईयर्स होते और इन 66 सालों में भारत का जो विदेशी कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था। ठीक है, 55 लाख करोड़ का टोटल लोन हमने लिया था 48 से लेकर 2014 तक, यानी कि पिछले 66 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। जबकि 2013 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो इसके ठीक अगले साल 2014 से लेकर 2022 तक हमारा जो 8 सालों में जो हमारा फॉरेन डेब्ट है इसका तिगुना हो गया है, 155 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप तो कांग्रेस यानी कि जो विपक्ष है उसने सरकार से प्रश्न किया है कि हम जो 66 सालों में नहीं कर सके हैं वो आपने केवल 8 साल में कर दिखाया है। हमने 66 सालों में केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, आपने सिर्फ 8 सालों में 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। तो आप हमें भारत की इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर दीजिए और हमें बताइए कि इतने पैसों का आखिर आप कर क्या रहे हैं और इतने पैसों को जहां पर आप लगा रहे हैं क्या वहां से हमारी आय होगी जिससे कि हम इसकी किस्तें चुका पाएंगे। आप इसकी ये जो लोन है इसकी भरपाई किस तरह से करेंगे, सब कुछ के बारे में हमको बताइए। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा और निश्चित ही एक डेमोक्रेसी में विपक्ष को इस तरह के सवाल करने चाहिए और इसी तरह के सवाल एक तरह से देश के लिए बेहतर भी होते हैं। देखिए, जो लोन होता है उसको लेकर सारे देशों में विवाद चलता रहता है। हाल ही में आपको पता था कि जो बाइडेन भी बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए थे जब वहाँ की डेमोक्रेटिक्स यानी कि ट्रंप की पार्टी ने जो डेब्ट की सीलिंग है इसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तब जो बाइडेन को क्वाड की समिट कैंसिल करके अपने देश में वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता। तो देखिए, लोन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो भारत का लोन है क्या भारत भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना ये बिल्कुल एकदम निराधार है। पाकिस्तान की और भारत की किसी भी कीमत पर कोई तुलना है ही नहीं। पाकिस्तान जो लोन ले रहा है वो एक तरह से अपने लोन को चुकाने के लिए ले रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले लोन लिया था चाइना के साथ और अधिकांश उसके जो लोन है वो चाइना के साथ ही है। चाइना ने उसको लोन तो दिया लेकिन लोन देने के बदले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके यहाँ पर किया उनको पूरी तरह से चाइनीज कंपनी ने किया। वहाँ पर चाहे पावर हाउस बनाए चाहे जो कुछ बनाए वहाँ पर चाइनीज कंपनियों ने वहाँ पर काम किया। चीन के लोगों को ही वहाँ पर रोजगार मिला और चीन से ही सामान रॉ मटेरियल इत्यादि सब कुछ वहाँ पर गया, क्योंकि चीन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अफसर बेईमान है, वहां पर करप्शन है और हम अपने पैसे को एक करप्ट कंट्री में नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम आपको पैसे देंगे लेकिन काम हम सब हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान ने पैसे दिए जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल चाइना की कोई कंपनी अगर पाकिस्तान में कोई पुल बनाती, कोई पावर हाउस बनाती, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लेबर पाकिस्तान के होते, मजदूर पाकिस्तान के होते, तो पाकिस्तान के लोगों को पैसे मिलते, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होती। सामान अगर पाकिस्तान से खरीदा जाता तो पाकिस्तान में आर्थिक क्रियाएं होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के सिर्फ लेबर यानी कि जो सामान ढोने वाले, गड्ढा खोदने वाले, ये सब कुछ लोग थे और बड़े बड़े जो लोग थे, इंजीनियर हो चाहे बड़े बड़े जो भी लोग हों, वो सब के सब चाइनीज थे। तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर डूबा था। जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, खास तौर पर चीन की सीमा के पास। भारत ने बहुत सारे पुल, भारत ने बहुत सारी सड़कें बीते सालों में बनाई हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो कर्ज के मामले को लेकर चल रहा है कि पिछले 60 सालों में, 66 सालों में हमने सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया और आपने 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। तो कर्ज ट्रिपल हुआ है। तो इसके सापेक्ष जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो भी बहुत बड़ा है। जब 2013 में मोदी सरकार आई थी तो उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो जीडीपी थी नॉमिनल टर्म्स में, वो लगभग हमारे यहाँ पर 2 ट्रिलियन के आसपास थी, जबकि अब इसकी वैल्यू बढ़ करके 3.75 ट्रिलियन के आसपास हो गई। हाल ही में आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ऑफिस है उसने आंकड़े निकाले थे और ये 2 दिन पहले ही सरकार ने ऐलान किया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $3.75 ट्रिलियन हो चुकी है। तो आप देख पाएंगे कि 2 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन, तो इकोनॉमी बढ़ी है तो उसके सापेक्ष कर्ज भी बढ़ा। और देखिए, कर्ज लेना किसी भी कीमत पर बुरा नहीं है। अगर हम कर्ज ले करके अगर हम उसको अच्छे कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, देश में कंपनियां खोलते हैं, निवेश लाते हैं, तो यहां से क्या होता है, मान लीजिए हमने 155 लाख करोड़ का कर्ज लिया और अगर इन पैसों से अगर हम अपने यहाँ पर सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, एक तरह से कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ पर कंपनी आएंगी, सब कुछ आएंगी और वहाँ से हमारी कमाई होगी और उसी से इसकी किस्तें चली जाएगी। तो ये सब कुछ होता है।
इसीलिए विदेशी कर्ज किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमने उठाया है ये कहाँ से लिया है, किससे लिया है? तो देखिए जो कर्ज होता है वो मेनली आप पता है कि एक तो वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है, एक आप जानते हैं कि आईएमएफ कर्ज देता है, और बहुत सारी दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने अपने बैंक बनाए हैं। जैसे आप जानते हैं एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक है, जिसमें से आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े रहते हैं। वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक किस चीज़ के लिए लोन देता है? विकास कार्यों के लिए। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड सरकार को एक बांध बनाना है, डैम बनाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पैसे कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक विकास कार्यों के लिए पैसे देता है। आईएमएफ कब देता है पैसे? जब कोई देश बुरी समस्याओं से जूझ गया हो, जब किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो गया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए किसी भी कंट्री को लोन देता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है $6 बिलियन के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पता था कि इससे पहले श्रीलंका को भी इन्होंने बेल आउट किया था, और यूक्रेन जहां पर वॉर चला उसको भी बेल आउट करने का काम आईएमएफ ने किया था। तो आईएमएफ एक तरह से आप जानते हैं कि जो देश बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जहां पर एकदम इकोनॉमी क्लैश होने की कगार पर पहुंच जाती है, तो उसको लोन देने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। और भारत का आईएमएफ के साथ तो कोई लोन होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएमएफ का तो हमसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम बर्बादी की कगार पर अभी नहीं खड़े। एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक, तो भारत ने जो लोन लिया है ये इन सभी बैंकों से लिया, आईएमएफ को छोड़ करके बाकी सारे बैंकों से लिया। इसके अलावा इन बैंकों से लिया हुआ कर्ज भारत का बहुत कम है। भारत ने मेनली जो कर्ज लिया है, आप जानते हैं कि एक ट्रेजरी बॉन्ड, अगर आपने इसका नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेजरी बॉन्ड का क्या मतलब होता है। देखिए सरकार क्या करती है, समय समय पर ट्रेजरी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं इसको, ये निकालती है, और पूरे दुनिया की सभी सरकारें निकालती हैं। जब कभी सरकार को ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास पैसे कम हैं और हमको पैसे कमाने हैं, हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ गया है और हमें इसको संतुलित करना है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है? ट्रेजरी बिल निकालती है और पूरी दुनिया के लोगों से कहती है कि आप हमारे ट्रेजरी बिल्स को खरीदिए। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हो गया जैसे हम लोग एफडी करके अपने पैसे बैंक को देते हैं, या एनएससी खरीदते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि जो ट्रेजरी बॉन्ड है ये दुनिया के अधिकतर इन्वेस्टर्स इसको खरीदते हैं, जिसमें सरकार कहती है कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे इतने साल के बाद। तो जिस व्यक्ति के पास जितने पैसे होते हैं और जितने साल के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसके हिसाब से सरकार ट्रेजरी बॉन्ड निकालती है और दुनिया के अलग अलग खरीदते हैं। और भारत जो लोन लेता है उसका अधिकांश हिस्सा यहीं से आता है, ठीक है। जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है यहीं से आता है। आप जानते हैं कि भारत लगभग 7% के आसपास इंटरेस्ट इसमें देता है। अगर आप 5 साल के लिए ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं, वो इंटरेस्ट रेट लगभग कम ज़्यादा होता रहता है आमतौर पर। जिस हिसाब से आपने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा है, जितने ईयर के लिए खरीदा है, उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है घटती बढ़ती रहती है। तो जो भारत जो लोन उठाता है विदेशों से, इस पर भारत को लगभग 7% के आसपास ब्याज देना पड़ता है, जबकि अन्य जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश है, इस पर बहुत कम ब्याज देते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका का एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं, तो अमेरिका में जो ब्याज है वो लगभग 3% के आसपास है। जापान जो ब्याज देता है वो लगभग 2 से 3% के आसपास वो भी देता है। तो भारत लगभग 7% के आसपास ब्याज देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? भारत भी तो एक तरह से दुनिया को जो इन्वेस्ट रिटर्न दे रहा है, तो उसमें भारत 7 दे रहा है, जबकि यूएस और जापान ये 3, 3, 3.5, 2, 2.5 इसके आसपास दे रहे हैं। देखिए इसका मेन कारण होता है एक क्रेडिट रेटिंग का, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, जैसे सिबिल स्कोर का भी आपने नाम सुना होगा। एक्चुअल में मान लीजिए दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। राम के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये फिर भी लोन लेता रहता है, और लोन लेता है तो समय पर इसको चुका देता है, तो इसका जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, वो क्या है? बहुत हाई है। श्याम है, इसके पास कोई खास पैसे है नहीं, ठीक है, ये कभी कभार लोन लेता है तो ईएमआई भी रेगुलरली नहीं भरता है, इसलिए श्याम का जो सिबिल स्कोर है क्या है? कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो बैंकों का एक सिस्टम होता है ना, बैंक उसी को लोन देती है जिसके पास पैसे होते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते बैंक उसको लोन भी नहीं देती है, क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंक उस व्यक्ति को लोन देगी जहाँ से उसको फायदा होगा, जो उसके पैसों को रिटर्न कर सके, बैंक ऑब्वियस सी बात है उसको देगी। अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उनको लाखों करोड़ों जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन मिल जाएगा, और बहुत कम ब्याज पर। जबकि एक अगर मान लीजिए एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति जाता है कि मुझे घर बनाना है, मेरे को लोन दे दो, तो आमतौर पर बैंकों को आपको पता होगा कि लोन कम ही देते हैं, ठीक है। तो यही सारा खेल यहाँ पर भी होता है। यूएस और जापान जैसे जो विकसित देश हैं, इनकी इकोनॉमी क्या है? बहुत ज़्यादा, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास लोन भी बहुत ज़्यादा है। भारत का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है ये लगभग 83% है, ठीक है, 83.1 के आसपास भारत का ये है। जबकि आपको बता दूँ जापान का है 200%, ठीक है, और अमेरिका का है 120%। तो भारत का जो लोन है इनकी तुलना में तो बहुत कम है, ठीक है। जापान ने अपनी जीडीपी का 200% लोन ले रखा है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। अमेरिका ने 120%, भारत ने 81%। तो ठीक यही सारा खेल चल रहा है। जो यूएस है, अमेरिका और जापान है, इनको इतना कम ब्याज क्यों देना पड़ता है?
क्योंकि इनकी करेंसी में सारा का सारा खेल है, ठीक है। अगर आपके पास यूएस डॉलर है और अगर अमेरिका आपको उसमें ब्याज बिल्कुल भी ना दे तब भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। आपको पता है कि पिछले साल तक डॉलर लगभग 80 के आसपास चल रहा था, अब 83 84 हो गया। तो हमेशा जो हमारी करेंसी है ना, सारी प्रॉब्लम हमारी करेंसी में है। तो हमारी जो करेंसी वो टूटती रहती है। हालांकि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और जो हमारे छोटे छोटे कंट्री, इनकी तुलना में तो भारत की करेंसी जो है ग्रो कर रही है, लेकिन अमेरिका का जो डॉलर है, युआन है, येन है, रूबल है, इनकी तुलना में हमारा जो रुपये है वो बहुत कमज़ोर है। यूरो है, इसकी तुलना में हमारा रुपये क्या है, बहुत कमज़ोर है। चूंकि हमारा रुपये कमज़ोर है इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे रुपये को क्यों खरीदेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉलर मजबूत है, इसकी कीमत रोजाना बढ़ती जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो डॉलर को खरीदेगा, क्योंकि आज डॉलर इतने का है तो कल बढ़ जाएगा और रुपये क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए इसी घाटे को पाटने के लिए सरकार क्या करती है, 7% इंटरेस्ट रेट जो है इसको ऑफर करती है, ताकि रुपये की वैल्यू अगर गिरे भी तो भी 7% इंटरेस्ट रेट से जो है वो भरपाई हो जाए। जबकि अगर आप डॉलर रखेंगे तो डॉलर में अगर आप किसी को ब्याज बिल्कुल भी नहीं देंगे तब भी वो पैसा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जबकि हमारा जो रुपये है वो घटेगा, क्योंकि अगले साल इन्फ्लेशन, महंगाई 4 से 5% बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 6 से 7% उसमें इंटरेस्ट के रेट उसको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल होता है पैसों का। और आपको बताना चाहता हूं कि जो अच्छी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, वहाँ पर बैंक बहुत कम ब्याज देते हैं। जैसे अगर मैं आपको अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका में जो सेविंग पर जो ब्याज मिलता है वो लगभग ½ % के आसपास है, ठीक है। जापान में भी लगभग आधा 1% के आसपास है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, 5% है। पाकिस्तान को अगर मैं आप बताऊँ तो पाकिस्तान का जो सिविल स्कोर है ना, वो इतना गिरा हुआ है कि पाकिस्तान, जैसे हम तो 7% ब्याज देते हैं, पाकिस्तान की अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 15 से लेकर 20% के आसपास ब्याज देता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डेप्ट क्राइसिस है इसी की वजह से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसने लोन ही इतना ले लिया है कि अब उसको 15 से लेकर 20% के दरों से जो है अपना लोन चुकाना पड़ रहा है। इसकी मतलब जो लोन का अमाउंट है ये इतनी जल्दी डबल हो जा रहा है कि पाकिस्तान पुराना चुका रहा है तो नया डबल हो जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां वहां पर हो गई है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जो बैंक्स होते हैं वो लगातार ब्याज को कम करते हैं। ब्याज को कम करने का मतलब है कि हमारा जो रुपये है वो मजबूत हो रहा है। हालांकि इंटरनेशनली हमारा रुपये मजबूत नहीं हो रहा है, डॉलर और येन के मुकाबले, युआन के मुकाबले हमारा रुपये उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोकल करेंसीज हैं उनकी तुलना में हमारा रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, आपको पहले पता होगा कि भारत के बैंकों में कभी हम एफडी कराते थे तो हमको 15% के आसपास ब्याज मिलता था, क्योंकि उस समय हमारा रुपये बहुत कमजोर था। धीरे धीरे ये ब्याज कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रुपये क्या है, मजबूत हो रहा है। रुपये के मजबूत होने का मतलब क्या है कि अगर तुम ब्याज ना दो फिर भी रुपये की वैल्यू बढ़ जाए। आजकल आप जानते हैं कि बैंक मुश्किल से 4 से 5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दर से ब्याज दर घटती जाती है, इसका मतलब है कि हमारा रुपये उतना मजबूत होता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी भी उतनी ही ग्रो करती रहती है। जापान और अमेरिका में मुश्किल से 1 से 2% इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। और वहां पर जो लोन होता है वो भी 1-2% इंटरेस्ट रेट पर मिल ही जाता है आमतौर पर। तो इसी वजह से वहाँ के लोगों के पास उद्योग लगाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें रहती हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आखिर इतना ज़्यादा लालायित क्यों रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ी मुश्किल से 2%-3% के आसपास लोन मिल जाता है। और भारत क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले साल हमने 7.2% की GDP ग्रोथ रेट दर्ज की थी। तो उनको पता है कि भारत में अगर किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे तो भारत की जो ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और GDP ग्रोथ रेट हमारे देश में सबसे बेहतर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मार्केट में सामान की डिमांड है। तो बिना कुछ किए ऑब्वियस सी बात है 3% रेट पर ये सामान उठा रहे हैं और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7% के आसपास। तो सीधा सीधा हो जाता है कि 4% इन्होंने बिना कुछ किए फायदा कमा लिया। तो इसीलिए दुनिया के अधिकांश इन्वेस्टर्स जो है भारत में आ रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ जो एनालिस्ट चिंता जता रहे हैं कि भारत भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के बारे में अगर हमारा डेप्ट बढ़ा है तो हमारा उसके सापेक्ष हमारी GDP भी बढ़ी है और उसके सापेक्ष हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ा। और खुद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हालांकि इनके जो अर्थशास्त्री कहते हैं उनकी बात पर बहुत सारा यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका फिर भी कहना है कि भारत का जो है डेप्ट टू GDP रेशियो है ये स्टेबल। आप सोच रहे होंगे हमने 155 लाख करोड़ का कर्ज लिया तो हम इसको चुकाएंगे कब। देखो चुकाने की जरूरत ही नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको कि जो लोन होता है ना, सरकार इसको कभी चुकाती नहीं है। जैसे 155 लाख करोड़ हमने अभी कर्ज लिया, अगले साल भी इतना ही होगा, उसके अगले साल भी इतना ही होगा और हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि सरकार एक जगह से पैसे उठाती है, उसको दे दिया, फिर दूसरी जगह से पैसे लेगी, फिर तीसरी जगह से पैसे लेगी। तो एक तरफ से पुराना लोन चुकता होता रहता है और दूसरी तरफ से नया लोन आता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि हमको बहुत बड़ी तादाद में औद्योगिक पूंजी की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है। अगर हम अपनी इकोनॉमी के भरोसे बैठे रहे कि हम इतने पैसे कमाएंगे, उसके बाद एक रोड बनाएंगे, इतने पैसे कमाएंगे, उसके बाद ये पुल बनाएंगे, फिर ये डैम बनाएंगे, तो
इतना करने में बहुत लंबा समय चला जाएगा और देश भी पिछड़ जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, विदेशों से लोन लेती है और उन लोन के पैसों से अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करती है, ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगे। और अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से जो रेवेन्यू हमको मिलेगा उसी रेवेन्यू से हम इस लोन को आसानी से चुका देंगे। तो हमको जो प्रिंसिपल हमको मिला है ये हमारा वैसे ही माफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। और अगर हम ये सोचें कि भारत सरकार इस लोन को पूरी तरह से खत्म कर देगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये 155 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर है, आगे ये और ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत का लगभग जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग इतना ही रहना चाहिए, 83% के आसपास। ठीक है, 155 लाख करोड़ का अगर हमारे ऊपर कर्ज होता तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, भारत आसानी से इसको चुका सकता है। लेकिन भारत सरकार क्या करेगी, एक तरफ से लोन चुकाएगी, दूसरी तरफ से नया लोन ले लेगी। ठीक है, यानी कि पुराने ट्रेजरी बॉन्ड पर इंटरेस्ट दे करके लोगों को वापस कर दिया जाएगा, उसके बदले नए बॉन्ड निकाले जाएंगे। तो लोन कभी खत्म नहीं होता। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये ऐसे ही बड़े बने हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।